नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। फ़लस्तीन का एक हिस्सा गज़ा इस वक्त बदतरीन हसार की जद में है। 800 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इसराइल का ये कहना है कि अभी तो हमने मार लगानी शुरू की है। जवाब भी आ रहा है। इस वक्त ये तमाम के तमाम ख़ित्ता तमाम दुनिया के अमन को बुरे तरीके से मुतासर कर सकता है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको समरी देना चाहते हैं आज की बड़ी खबरों। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम में हम आदिल शाहज़ेब और मुर्तज़ा सोलंकी साहब को भी हमने दावत दी हुई है, जो बात करेंगे उस मशहूर ज़माना इंटरव्यू की सदाकत अब्बासी का, जो कल डॉन पर एयर हुआ। इस मतलब पाकिस्तान में मीडिया और मीडिया एथिक्स के ऊपर बड़ी बात हो रही है, तो ये दोनों हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। आदिल शाहज़ेब साफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और मुर्तज़ा सोलंकी साहब एज़ यू नो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। फ़लस्तीन की तरफ हम चलते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में मंसूर जाफ़र साहब, जो एडिटर हैं अल अरेबिया न्यूज़ के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम नाज़रीन ये भी बता दें कि गज़ा से हम आवाज़ आपको सुनवाना चाहेंगे उन लोगों की जो वहाँ पर मौजूद हैं और उसको विटनेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वफ़ा अल अदीनी जो सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है गज़ा से हमें ज्वाइन करें। अगर वो नहीं तो रामे अमीन जो वहाँ पर फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मंसूर साहब, स्टार्टिंग विद यू, आज के दिन बहुत खौफ व हिरास था और शहादतें भी हुई, लेकिन सबसे आपको स्ट्राइकिंग न्यूज़ जो आपका नेटवर्क भी चला रहा है वो क्या है आज के गज़ा के हवाले से? जी, उसमें बुनियादी तौर पे जो अभी शाम में ख़ास तौर पे अल-कुद्स के 5 बजे के करीब हमास ने उनके अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक डेडलाइन मुकर्रर की थी इसराइलियों के लिए कि जो उनके एशकलॉन या अस्कलान शहर में बसते हैं यहूदी बस्ती में, कि वो उसे खाली कर दें, क्योंकि इस वक्त उनका ये ख्याल था कि इसको टारगेट करके हम एक करीब तरीन हदफ जो है वो बड़े पैमाने पे ब्लो कर सकते हैं। और ये टारगेट किस तरह करेंगे? वैसे रेड करके करेंगे या किसी और तरीके से? ये उन्होंने जो उनके पास स्मॉल स्मेल रॉकेट्स हैं उसे, और जो मिसाइल उनके पास टेक्नोलॉजी है उसको वो इस्तेमाल करते हुए बॉम्ब करना चाह रहे थे। और उसके साथ साथ उनकी इनकर्जन अभी भी मौजूद है गज़ा के अंदर। अगर इसराइल कह रहा है कि हमने मोर और लेस जो है वो क्लियर कर लिए हैं, नहीं, अभी भी उनके 5 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे इस वक्त हमास के जो जंगजू हैं वो मौजूद हैं, अगरचे उनकी तादाद उतनी नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ इसराइल ने जो पैरेलल अपना क्लेम दिया है कि इस वक्त जिन इलाकों में हमास ने रेड किया था या उनकी फ़िज़िकल इनकर्जन मौजूद थी, 1500 के करीब कैजुअल्टी फिगर इसराइल ने दिया है कि हमास के जंगजू जो हैं इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे उनकी लाशें मौजूद हैं। थोड़ा सा मुहासरे की बात करें। हम बैनुल-अक़वामी मीडिया पर देख रहे हैं कि मुहासरे को वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस तरह एक आम किस्म का मुहासरा है, लेकिन ये मुहासरा पिछले मुहासरे से, जो ये मुहासरे के ऊपर एक मुहासरा है, पहले भी मुहासरा था। जी, इसमें कुछ ये कितना सख्त है और इसके मुख्तलिफ पहलू क्या है मुहासरे? जी, यकीनन ये 2 लिहाज से ब्रूटल है। एक तो ये है कि जो गज़ा के साथ इमीडिएट क्रॉसिंग है, रफ़ा क्रॉसिंग जो इजिप्ट के साथ कनेक्ट करती है, वो इमीडिएट बंद हो गई है। उस पे भी इसराइल ने बॉम्बिंग की है, जिसकी वजह से वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया है। और उससे बढ़ के जो इंसानी अलमिया पैदा हुआ है वो उनकी एरेस क्रॉसिंग, जिसे वो करम अबू सालिम क्रॉसिंग भी कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे जो बड़े गुड्स ट्रक हैं जो कस्टम ड्यूटी पे करके बाकायदा पैलेस्टाइन आते हैं या गज़ा आते थे, वो पहले ही दिन हमास ने तबाह कर दी थी और उसके बाद से वो बंद है। इसी वजह से ये दोनों रूट्स जो बेसिकली लैंड रूट्स हैं ये चौक हो गए हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई एंट्री एग्ज़िट जो है वो पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसकी तरफ उनके जो मिलिट्री जो उनके वज़ीर दिफ़ा थे उन्होंने इशारा किया था कि हम गज़ा का मुकम्मल मुहासरा करने जा रहे हैं। उनकी मुराद ये थी कि यहाँ ना पानी पहुँचेगा ना खुराक पहुँचेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि गज़ा की तकरीबन 60% बिजली जो है वो ख़ुद इसराइली इलाके से आती है, बाकी मिस्र से आती है। और मिस्र का भी टेक्निकल फॉल्ट बाज़ औक़ात अक्सर रहता है और या उसे इसराइल सबोटाज करता रहता है। तो ना खुराक है, ना पानी है, ना दवाइयाँ हैं, ना कोई वहाँ पर पहुँच सकता है और ना बिजली। जैसे आपने पहले इशारा किया कि गज़ा तो 2007 से ऑनवर्ड मुहासरे में था, और ऑफ एंड ऑन इसमें शिद्दत उस वक्त आती रही है कि जब गज़ा पर इसराइली जंगें मुसल्लत होती रही है। 4 जंगें तकरीबन 2007 से अब तक जो है वो इसराइल कर चुका है, और उसमें जो सबसे बड़ा उनका टारगेट होता था वो उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। अभी भी सिचुएशन ये है कि जितने भी गज़ा के हॉस्पिटल हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो ऑपरेशनल हालत में नहीं रहे,
क्योंकि वहाँ किसी किस्म की कोई दवाई, कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो नहीं है। सर, नाजरीन की सहूलत के लिए, और मेरे ख्याल में नुकता में बार बार रेज़ करना चाहिए, अमूमन हमने देखा अफगानिस्तान के अंदर जंग होती है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं। हमने म्यांमार के अंदर देखा, जब वहाँ पर बहुत बड़ा एक सानिया हुआ तो लोग वहाँ से निकल के बांग्लादेश की तरफ चले गए। 3 जगह से तो ममालिक है, सीरिया भी मौजूद है, लेबनान भी मौजूद है, इजिप्ट भी मौजूद है, एक तरफ समंदर है। इसराइल को तो चले हम निकाल देते हैं बीच में से, तो ये लोग निकल क्यों नहीं सकते? लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर रोशनी डाल पाएं। देखिए जी, जो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो रफ़ा क्रॉसिंग है वो एक ऐसा आप कह लीजिए सिविलियन एग्जिट पॉइंट है कि वो भी मिस्र की स्वीट विल पे खुलता बंद होता है, क्योंकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस हवाले से, और एक क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के साथ है, तो इस वजह से वहाँ पे भी बड़ी लिमिटेड मूवमेंट होती है। एक तरफ जो एरेज क्रॉसिंग है वो टोटली इसराइल के कब्ज़े में है, वो चाहे तो खुलती है, अदरवाइज़ नहीं खुलती। जहाँ तक उनका समंदर का ताल्लुक है, 9 नॉटिकल माइल से आगे फ़लस्तीनी जो है ना वो फ़िशिंग कर सकते हैं, ना वो किसी किस्म का ट्रैवल कर सकते हैं, सिवाय ये कि कभी कभार वो साहिल पे धूप सेकने चले जाएं या कुछ बात लेने चले जाएं, तो उसके अलावा उनके पास टोटल इलाका चौक है। जहाँ तक उनके अपने वेस्ट बैंक का इलाका ताल्लुक है, तो वेस्ट बैंक पहुँचने के लिए उन्हें जितने बड़े पैमाने पे इजरायली चौकियों, फौजी नाकों का गुजरना पड़ता है, उसके लिए वो महाल है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2006 में जब इलेक्शन हुआ और जो लोग गज़ा से जीते थे हमास के नुमाइंदे, वो इजलास में शिरकत के लिए पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव असम्बली के वेस्ट बैंक नहीं जा सके। उनकी जितनी भी देर वो मुद्दत रही, 5 साल 6 साल, वो वीडियो लिंक के ज़रिए या उनकी जो नशस्तों पे उनकी तस्वीरें पड़ी होती थी और वो फ़ोन के ज़रिए उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो ये वो सिचुएशन है जो एक उन्होंने यहूदी बस्तियों का जाल बुन रखा है, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चौकियाँ दर चौकियाँ, और फिर अभी उन्होंने रिसेंटली एक डिजिटल अपार्थाइड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जो आपकी फेस रिकग्निशन करता है, जो इसके लिए इजरायली टेक्नोलॉजी बड़ी मशहूर है। तो वो उन्होंने जगह जगह लगा दिया है कि जैसे ही कोई वांटेड बंदा या ऐसा बंदा कि जो उनके ख्याल में यानी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकता है, तो उसको वो फ़ौरन नैप करते हैं, उसको या तो वही न्यूट्रलाइज कर देते हैं या उसको जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। जंगी सलाहियतों की तरह बात करें, अब ज़ाहिर जंग तो ये तवील मुद्दत है, इसराइल की तरफ से पैगाम बड़ा वाज़ेह है, और मैं उस पर भी आऊँगा कि क्या वो ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमास की सलाहियत के ऊपर बात करें, अभी आपने बताया कि किस तरह वो एक करीब तरीन जो शहर है उसको खाली करवाने की बात कर रहे हैं, और शायद अदले का बदला, वो क्या आप बता रहे थे मुझे? तहजीर बेतहजीर। जी बिल्कुल, यानी हिजरत के बदले हिजरत। ठीक है। तो उनके पास एक कैपेबिलिटी, ज़रा उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर बताएं कि जो कसाम मिसाइल है इसके अलावा या शॉर्ट जो गन्स है उसके अलावा। हावन रॉकेट एक मशहूर है उनका, फिर इसी तरीके से जो उन्होंने अल-कसाम के नाम से रॉकेट, फिर इसी तरीके से उन्होंने कुछ इंडिजिनस हल्के मिसाइल जो तकरीबन तेल अवीव 70 किलो तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने बुनियादी तौर पर जब ये अटैक किया 7 को, तो दुनिया के लिए सबसे बड़ी हैरत थी कि किस अंदाज से इसराइल की वो इंतहाई स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लैस वाल जो है वो उनके बुलडोज़रों की नज़र होगी, और वहाँ से वो मोटरसाइकिलों और उसके ज़रिए अंदर चले गए। मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि हमास ने तकरीबन मार्च से एक मार्च जो है मुनज़्ज़म कर रखा था, उसका नाम उन्होंने रखा था राइट टू रिटर्न, क्योंकि फ़लस्तीनियन का ये हक है कि वो उनको डिस्प्लेस किया गया तो वो अपने वतन वापस आ सके। तो उसको हाईलाइट, क्योंकि जो ओस्लो माहदे में जो 2 चीज़ें डेफर की गई थी, उसमें एक फ़ाइनल सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए राइट ऑफ रिटर्न, और दूसरा अल-कुद्स शरीफ का स्टेटस कि ये किस रियासत का दारुल हुकूमत होगा। तो ज़ाहिर है उस पर तो वो बात नहीं कर सकते क्योंकि रियासत का वजूद नहीं है। तो वो चाह रहे थे कि इसको हैमर किया जाए, इसलिए कि फ़लस्तीन के अंदर यानी इसराइल के अंदर उनको इस वक्त जो रिवर्स माइग्रेशन का ख़दशा लाहक है, क्योंकि इसराइल ने जो बड़ा ख्वाब दिखा के दुनिया भर से यहूदी इलाके आबाद किए थे, अब इस साल के आगाज़ से वहाँ जो इंतहा पसंद दाएँ बाजू की तर्जुमान हुकूमत नेतन्याहू ने बनाई, और उनके बहुत ही शिद्दत पसंद जो वज़रा थे, उन्होंने जिस अंदाज से अपनी अदलिया के साथ सींग फंसा लिए, उसके नतीजे में उनकी पूरी सिविल सोसाइटी जो है वो ऑन स्ट्रीट्स आ गई अगेंस्ट देम। और हर हफ्ते को तकरीबन 26 हफ्ते हो गए हैं वीकली उनका प्रोटेस्ट होता है। उस प्रोटेस्ट में ना सिर्फ उनकी सिविल सोसाइटी बल्कि उनकी फ़ौज, उनकी एयरफोर्स, उनके रिजर्विस्ट, ये तमाम लोग शामिल थे। और ये सिचुएशन देखते हुए जो लोग बड़े ख्वाब दिखा के लाए गए थे उन्होंने जहाज़ भर के वापस जाना शुरू कर दिया अपने ममालिक की तरफ। तो अभी भी जो इस वक्त रिवर्स माइग्रेशन है वो अरूज पे है। आपको जितनी भी वहाँ से चार्टर्ड प्लेन्स उड़ते नज़र आ रहे हैं, कोई ब्राज़ील जा रहा है, कोई इटालिया जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, वो सारे के सारे रिवर्स सो मच सो कि इस वक्त जो नेतन्याहू का अपना बेटा है
उसने भी अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। तो अब बताते हैं कि तमाम ज्यूज के लिए ये एक जन्नत है जी, लेकिन जब वहां पर पहुंचते हैं तो फिर आपको हालात का अंदाजा होता है। अब ये जन्नत जो है उनके लिए जहन्नमजार बनी हुई है। और अब ये जंग है इसका क्या असर होगा इसी रिवर्स माइग्रेशन पे जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, क्योंकि हालात अगर ऐसे हैं जब वो देख रहे हैं कि तकरीबन 900 के करीब इसराइली जो मारे गए हैं, हलाकों की तादाद और भी हो सकती है, तो इसके बाद तो वो जो जन्नत की तस्वीर बना रहे थे और खराब हुई। कतन उनके लिए वहाँ सर्वाइव करना, रहना मुश्किल है। और अभी तो जो बड़े बड़े जैसे हमारे एक वो आयरलैंड के शायद कोई वो हैं जो पाकिस्तानी नज़ाद जीते हैं, उनकी अपने ससुराल वहाँ फंसा हुआ है और उन्होंने अपील की है, जो हमजा यूसुफ हैं, उन्होंने अपील की इसराइल से कि उन्हें कम से कम रेस्क्यू किया जाए। उन्होंने कहा जी गज़ा में हमारा पर जलते हैं, उसके लिए माजरत, अगर कहीं और हैं तो हमें बताएं। तो इसराइल की अब स्ट्रेटजी क्विकली क्या होगी? अब वो ग्राउंड ऑफेंसिव की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा? पहले तो इन एंड आउट ऑपरेशंस थे, आप लाते थे, अटैक करते थे, पुल आउट करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से मोबिलाइज किया हुआ उन्होंने, अब आपको क्या लगता है? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि हमास ने ये एक्टिविटी की कैसे, कि उन्होंने मार्च से इस मार्च से एक जो अपना ग्रैंड मार्च जो है राइट रिटर्न का वो कर रहे थे, उन्होंने उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो है ये गजा का पूरा बॉर्डर मैप किया, इसके सारे वो लूप होल्स देखे कि कहाँ से हिट किया जा सकता है, क्या किया। और उस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की। उन्होंने कभी हॉट बैलून्स जिसमें जहरीला मवाद भर के वो यहूदी बस्तियों में गिराते थे, कभी वो पतंग आग लगा के वहाँ गिराते थे, कभी उन्होंने मुख्तलिफ जो बड़े टायर हैं उसके अंदर जहरीला मवाद ला के जलाया। और इस एक्सरसाइज के नतीजे में उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। और जब उन्हें ये तमाम उनके वीक पॉइंट्स पता चल गए कि कहाँ, अभी आपने एक वीडियो देखी होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक पैलेस्टीनियन फ्लैग है जो उनकी उस स्मार्ट वॉल पर लगाया जी जी जी, और उसके अंदर बुनियादी तौर पे बूबी ट्रैप था, और उसको जैसे ही वो लेके 4 फौजियों के अंदर गया तो किसी ने उसको रिमोट से उड़ाया, सारे के सारे हवा में। इंटेलिजेंस फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर। और ये इतने तवील अरसे से प्लानिंग हो रही है और बड़ी स्मार्ट प्लानिंग थी। तो अगर आप क्विकली बताएं तो इसराइल की आप कैपेबिलिटी क्या है, कंसिडरिंग कि अमेरिका कह रहा है कि हम आपको मदद भी भिजवा रहे हैं। जी जी। जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने हमास को कंडेम किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये हिसार के ऊपर आपको एक ब्रीच नजर आ रही है। और फ्रांस ने भी कहा, स्पेन ने भी कहा, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वॉर क्राइम्स के जुमरे में आता है। लेकिन अमेरिका की मदद मौजूद है, इसराइल के पास कैपेबिलिटी वर्सेस हमास। देखिए जी, इसराइल की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका तो कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते हम हमास के साथ। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ जो इसराइल अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि जिस अंदाज से उन्होंने अपना बहरी बेड़ा ला के खड़ा किया है, उन्हें तो बुनियादी तौर पे एक टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए अपने असले को टेस्ट करने के लिए। और जो नहीं टेस्ट हो सका अभी इस वक्त, जो उनका आयरन डोम प्रोजेक्ट है वो इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट है कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने उसके 2015 के बाद से उन्हें रीफिल्स भी नहीं दिए, क्योंकि इस वक्त एक रॉकेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 30 से 40 हज़ार डॉलर खर्च करके वो उन्हें आयरन डोम, नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि एक बेसिकली एक छाता है जो आपके वल्नरेबल एरियाज़ के ऊपर या अपने तमाम सरहद के ऊपर आप लगा देते हैं, और जो भी आने वाला मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी कर देता है। उसमें जो हमास ने स्ट्रेटजी यूज़ की जिसकी वजह से उनका सारा सिस्टम न्यूट्रलाइज हुआ कि हमास, उन्होंने पहले इसको फोकस कर रखा था सिर्फ रेजिडेंशियल और सेंसिटिव इलाकों पे। हमास ने पहले वो सारे का सारा जो है वो इस्तेमाल किया खाली जगहों पे, ताकि उनकी तवज्जो उस तरफ बटे। जैसे ही उनका सिस्टम इंगेज हुआ है और उसके बाद उन्होंने बराज ऑफ रॉकेट जो है वो फायर किए हैं। इसराइल की जो कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जंगी सलाहियत अब वो क्या डिप्लॉय कर रहा है और आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में किस किस्म की जंग हम देख सकते हैं? देखिए जी, ज़मीनी ऑफेंसिव तो गज़ा में आपको पता इसराइली जो है वो किसी हॉट सरजमीन पे कदम नहीं रखते, और ख़ास तौर पे गज़ा उनके लिए एक नाइटमेयर रहा है, क्योंकि 2005 में यही यहूदी बस्तियां खाली करके वो तशरीफ़ ले गए थे। और उसके बाद अब नेतन्याहू चाहे जितने मर्जी नारे लगाएं कि हम आपको तबाह कर देंगे, हम वापस आएंगे वगैरह वगैरह, तो ये सियासी नारे हैं और इसकी अपने अवामी कंजम्पशन के लिए हैं। जो भी इस वक्त मिलिट्री माइट इसराइल इस्तेमाल कर सकता है वो एरियल बॉम्बिंग के अलावा, या उनके पास जो प्रिसाइज मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी बॉम्बिंग जो है जी वो कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड ऑफेंसिव आपको नजर नहीं आता? ग्राउंड ऑफेंसिव आई डोंट सी इट। अगर वो होता है तो वो इंगेज होंगे।